तो देखो, अगर हम बात कर रहे हैं फंक्शंस में, तो आपने बोला कि भाई जब फंक्शन होते हैं तो उसमें रिलेटिव्स आ रहे हैं। आपके घर में कोई भी फंक्शन है, रिलेटिव्स आए, बट सभी रिलेटिव्स फंक्शंस में नहीं पहुंचते, है ना? ऐसा ही बोला आपने। यस सर। हाँ, तो अब देखो, जैसे हम घर में कोई फंक्शन करते हैं, उस फंक्शन के अंदर रिलेटिव आते हैं, और ये जितने भी रिलेटिव होते हैं ये सभी नहीं पहुंचते भाई। कुछ जो बहुत ज्यादा खास होते हैं वो आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं वैसे ही, और कुछ आते हैं जो नहीं पहुंचते, मना कर देते हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे। तो जैसा हमारे पास हम घर में कोई फंक्शन कर रहे हैं तो रिलेटिव्स जो भी हैं हमारे, उनमें से कुछ रिलेटिव फंक्शन में पहुंचते हैं। इसी तरह से हमने जो फंक्शंस पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज के लिए, सॉरी रिलेशन पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज में, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन के लिए जाते हैं, बट बात वही आती है कि सभी नहीं जाते। तो भाई कौन से रिलेशन है जो फंक्शन में जा रहे हैं, मीन्स जो रिलेशन है वही क्या बनेंगे, फंक्शन बनेंगे। बट कौन से फंक्शन, कौन से रिलेशन है जो फंक्शन बन जाएंगे, और कौन से ऐसे रिलेशन है जो फंक्शन से नहीं बनेंगे, मेन बात आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, छोटी सी एक डेफिनेशन देते हैं हम फंक्शंस की, बहुत इजीली समझ में आएगा। वो क्या है, ए रिलेशन। अगर आपके पास देखो, रिलेशन में बात जब आप कर रहे थे तो आपने बोला था ए एंड बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट थे। तो यहाँ पे जब मैं रिलेशन बोल रहा हूं तो ऑलरेडी हमारे पास ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। मैं बोल रहा हूं ए रिलेशन आर इज सेड टू बी अ फंक्शन। किसी भी रिलेशन को क्या कहेंगे भाई, फंक्शन। कब, इफ, जो ये कंडीशन है, देखो इफ वो होता है ना, कई बार आ जाएंगे, बट अगर आप ऐसी मेरी ये वाली शर्त मानोगे तब आएंगे। कई रिलेटिव्स होते हैं जो आपके पास कंडीशन रख देते हैं, मैं फंक्शन में आ रहा हूं बट मेरी ये कंडीशन है, अगर आप वो कंडीशन मेरी मानते हो देन मैं आपका फंक्शन ज्वाइन कर रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं कर रहा। तो वही चीज यहाँ पे भी है, इनके रिश्तेदार भी ऐसे ही है भाई, बेकार से। रिलेशन आर इज सेड टू बी फंक्शन इफ, कब, ये कंडीशन है, every element of set A। क्योंकि हमने रिलेशन ये बोल रखा था ना, सेट ए से सेट बी पे है, तो ये बोला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हों हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। देखो यहाँ पे 2 से 3 वर्ड्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। एक तो बोला गया एवरी एलिमेंट, और दूसरा बोला गया यूनिक इमेज। इनका मीनिंग क्या है कि जैसे हमने रिलेशन में तो बात किया था, आप बोल रहे हो 1 2 3 4, अगर कोई भी एलिमेंट है, दूसरा सेट है जिसके अंदर हमने कोई भी एलिमेंट ले रखे हैं, ये ए है और ये बी है, तो ये बोल रहा है कि अगर आपको यहां से यहाँ पे फंक्शन बनाना है कोई भी, तो इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ पे कनेक्ट होने चाहिए। इमेज का सीधा सा मीन्स है भाई 1 है वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो, 3 कनेक्ट हो गया, 2 कनेक्ट हो गया, 4 कनेक्ट हो गया। तो मीन्स सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वहां पे कोई एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट फ्री रह जाएगा देन हम वहां पे फंक्शंस के लिए मना कर देंगे, भाई वो फंक्शन तो नहीं है बट रिलेशन बन रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये बोली इन्होंने, सभी के पास अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए। देखो एक छोटा सा एग्जांपल है जहां पे हमने एक रिलेशन अगर इस तरह से डिफाइन किया था, सेट ए के अंदर 1 2 एलिमेंट ले लेते हैं, सेट बी के अंदर ए और बी एलिमेंट ले लेते हैं। आपने बोला रिलेशन अगर मेरे को डिफाइन करना कोई भी, तो रिलेशन ये भी हो सकता था भाई 1 ए और 1 बी। इट मींस इस 1 के पास कितनी इमेज है यहाँ पे, 2। 1 have 2 images, that is A and B। तो इस 1 के पास 2 इमेज थी।
अगर कहीं ऐसा हो रहा है वन के पास दो इमेज हैं तो आप बोलोगे कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं बनेगा, दिस इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि रिलेशन जो है वही फंक्शन बनेगा। तो भाई कौन सा रिलेशन फंक्शन तक जाता है? जब दो इंसान हैं, ये इसी के साथ कनेक्ट है, मीन्स ये इंसान इसके साथ चीटिंग नहीं कर रहा है, ये इसके साथ कनेक्ट होके और कहीं दूसरी जगह भी कनेक्ट हो रहा है, तो इन दोनों का जो रिलेशन है क्या वो फंक्शन तक पहुंचेगा? नो सर। जैसे ही इसको इसके बारे में पता चलेगा, इनका रिलेशन गायब, ये यहां से गायब, तो ये फिर से अकेला, इसका कोई भी फंक्शन फिर नहीं होगा। तो वही काम यहाँ पे है रिलेशन के अंदर। ये बोल रहा है वन के पास अगर दो इमेज आ जाती हैं तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। अगर उसको फंक्शन बन रहा है इट मीन्स वन को चाहे तो ए के साथ रहना पड़ेगा, चाहे वन को बी के साथ रहना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। मीन्स सीधी सी बात है, अगर भाई फंक्शन है तो लॉयल रहना पड़ेगा, फंक्शन में आ रहे हैं तो लॉयल्टी जरूरी है। क्लियर? यही बात बोली गई थी। yes, एक तो सभी एलिमेंट सेट ए के, और दूसरा उनके पास यूनिक इमेज। इमेज से मीन्स है जैसे वन की इमेज यहाँ पे बी दे रखी है, आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ दोबारा से। हमने जो वेन डायग्राम बनाया वो ऐसे बनाया, देखिए 1 2 3 4 ए बी सी डी, चलो 4 ले लेता हूं मैं। 1 को बी से कनेक्ट कर देते हैं, 2 को ए से, 3 को बी से, 4 को डी से। देखिए भाई 1 के पास जो इमेज है वो क्या है? ए। 2 के पास जो इमेज है वो बी। 3 के पास जो इमेज है वो भी क्या है? बी। सॉरी गलत करते हैं, यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था। 3 के पास बी, 4 के साथ डी। तो देखो एक तो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उन सभी के पास अपनी अपनी इमेज है। क्या कोई भी एलिमेंट सेट ए का ऐसा है जिसके एक से ज्यादा इमेज हो? no, sir. भाई 1 के पास भी अपनी एक इमेज है, 2 के पास भी एक इमेज है, 3 के पास भी एक इमेज है, 4 के पास भी एक इमेज है ना? सभी के पास अपनी एक एक इमेज है। आप यहां से ये देखोगे भाई 1 और 3 दोनों के पास जो इमेज है वो सेम है, तो भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का लॉयल होना जरूरी था, बी के बारे में जरूरी नहीं बोला गया। ठीक है, तो 1 और 3 दोनों के पास इमेज बी है, तो ये आपके पास ये जो हमने अभी डिफाइन कर रखा है ये क्या बनेगा? एक फंक्शन बनेगा। ये रिलेशन तो ऑलरेडी है बट ये क्या भी बन जाएगा आपके पास? एक फंक्शन बन जाएगा। तो अगर इसमें फंक्शन की डेफिनेशन में कोई भी डाउट है तो वो बताइए अभी। no, sir. कोई डाउट नहीं है? चलें आगे। नो सर। अब देखो जैसे ही आपने फंक्शन डिफाइन किया तो एक चीज क्लियर हो गई, आपके पास जब सेट ए के अंदर अगर मैंने m एलिमेंट रखे हैं, सेट बी के अंदर अगर हम n एलिमेंट रख लेते हैं, तो एक बात क्लियर हो गई भाई, जितने भी रिलेशन थे वो सभी फंक्शन नहीं बनते। इट मींस कुछ रिलेशंस रह जाते हैं ऐसे जो फंक्शन नहीं है, और कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो फंक्शन बन रहे हैं। तो हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, अगर सेट ए से सेट बी पे आपको नंबर ऑफ फंक्शंस पूछा जाए तो वो कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो भाई देखिए इस चीज को ध्यान करना, अगर ए से बी पे पूछा है तो हम पहले लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और इसकी पावर कर देते हैं क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इट मींस ये आपके पास हो जाता है n रेज टू पावर m। अगर इन्होंने यहाँ पे ये बोला होता b2a तो अब उल्टा हो जाता है, यहाँ पे m रेज टू पावर n बन जाता। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना, a to b बोला गया है या b to a बोला गया है। ठीक है,
कोई आपको अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के उलझाने की कोशिश करना चाहेगा ना, तो उलझाने के लिए आपके पास ए टू बी ना देके वो आपको बोल देगा बी टू ए क्या होंगे, और आप ये गलती करोगे फिर। अब देखो ये वो फंक्शन आपके पास ये वो है जो फंक्शंस बन गए, तो अभी भी आपके पास रिलेशंस तो है ना जो फंक्शन नहीं है, तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शन। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं 2 रेज़ टू पावर m इंटू n थे आपके पास, उसमें से हम वो माइनस कर देते जो फंक्शन बन रहे हैं वो ये आपके पास ये थे, तो आपके पास हो जाएगा n रेज़ टू पावर m, 2 रेज़ टू पावर m इंटू n माइनस n रेज़ टू पावर m। ये आपके पास वो रिलेशंस बन जाएंगे जो फंक्शन नहीं बनते हमारे पास सेट ए टू सेट बी पे। क्लियर हो गई ये चीज? यस सर। चलो अगर ये क्लियर है तो देखिए भाई, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमने रिलेशन के अंदर भी डोमेन रेंज के बारे में बात की थी, हम यहाँ पे भी बात करते हैं डोमेन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन का मीन्स क्या है भाई, आपके पास अगर मैं डोमेन के लिए बात करता हूं तो डोमेन फंक्शन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे मैंने ये बोला सेट ए से सेट बी पे, तो जहां से हमने बोला सेट ए टू सेट बी, तो जो सेट ए आपके पास होगा उसी सेट ए को क्या बोलते हैं हम, डोमेन बोलते हैं फंक्शंस का। जैसे हम ये बोल देते हैं भाई y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, अगर डोमेन की बात करेंगे तो x जहां से वैल्यूज लेता है, x कहां से बिलोंग करेगा, मींस x जो वैल्यूज लेगा वो आपके पास क्या होता है आपका डोमेन, और यहां से आपने बोल रखा है जो x की वैल्यूज है वो कहां से आती है, सेट ए से, और x की वैल्यूज अगर सेट ए से ले रहे हैं तो a इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, यस सर। और देखो अगर हम ये बोल रहे हैं भाई ए अगर सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बी अगर सेट बी से बिलोंग कर रहा है, हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड की ए पे जो बी के अंदर आ रही थी, जैसे हमने अभी कर रखा था सेट ए टू सेट बी जा रहे थे, यहाँ पे एलिमेंट ए और यहाँ पे एलिमेंट बी लिखा है आपके पास, तो अगर हमने सेट ए से कोई भी एलिमेंट ले रखा है, बी से अंदर दूसरा एलिमेंट है, तो जो ए है आपके पास, सॉरी मैं अगर बोलूं बी, बी को हम क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ सेट, सेट नहीं इमेज ऑफ एलिमेंट ए, जो ए एलिमेंट है उसकी इमेज आपके पास क्या आ जाएगी, ये एलिमेंट बी आ जाएगा, एंड ए इज नोन एज प्री इमेज ऑफ बी। ए को किस नाम से जानेंगे फिर हम, बी की प्री इमेज के नाम से, अंडर कोई जो फंक्शन है एफ उसके लिए। ठीक है ना, जैसे आपने सेट ए और बी में ले रखा था, तो यहां से ए टू बी, पीछे आइए एक मिनट, ऑर्डर यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं भाई वन की इमेज क्या है, तो वन की इमेज है बी, और बी की प्री इमेज क्या है, इट मींस बी की प्री इमेज है 1 और बी की प्री इमेज क्या है 3। बी 2 के साथ कनेक्ट था तो बी के पास 2 प्री इमेज है, बी के पास प्री इमेज 1 और 3 है, ए की जो प्री इमेज है वो 2 है, एंड डी की जो प्री इमेज है वो 4 है। ये चीज समझ आ गई? यस सर। अब जब डोमेन के बारे में बात हुई है तो हम बात करते हैं रेंज के बारे में। तो देखो आपके पास सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इट मींस अगर रेंज के बारे में बात करूं तो देखिए रेंज को सिंपल से बात समझते हैं, ये f ऑफ x में सभी वैल्यूज आ जाएंगी फंक्शन की, कब, जब x आपका सेट a से बिलोंग कर रहा है, मींस डोमेन से, डोमेन के अंदर से जो भी a उठाए
उन सभी को रखने के बाद जो जो वैल्यूज आती जाएंगे हमारे पास उसको बोलते हैं हमें रेंज। नेक्स्ट हमारे पास है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, जैसे हमने बोला भाई फंक्शन हमारा a टू b है, तो सेट b इज नोन एज कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन। जो हमारे पास रिलेशन में था वही चीज हमारे पास कोडोमेन यहाँ पे भी आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि रिलेशन में भी हमने सेट b को कोडोमेन बोला था और फंक्शंस के अंदर भी सेट b इज नोन एज कोडोमेन। ठीक है। जी इसके सर। बाद देखिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, दैट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है भाई, रियल वैल्यूड मींस एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू कैसी मिले आपको, रियल। वैल्यू से मींस हो गया जिसकी रेंज, रेंज आपके पास क्या है, सबसेट आ जाए किसका, रियल नंबर्स का, तो उस फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। इट मींस क्या हो गया भाई, अ फंक्शन विच हैव, भाई या तो कंप्लीट रियल नंबर आ जाए या फिर आप बोलो और एनी सबसेट ऑफ आर, एनी सबसेट ऑफ आर एज इट्स रेंज। भाई देखिए हमने डोमेन के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है। डोमेन क्या होगा, हमने जो बी सेट है वो ये बोला है या तो कंप्लीट रियल नंबर हो जाए या फिर वो रियल नंबर्स का कोई भी सबसेट हो। सॉरी बी भी नहीं, उसकी रेंज ही है यहां से, एंड इट्स रेंज इज नोन इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो उसको क्या बोलते हैं भाई हम, रियल वैल्यूड फंक्शन मिलेंगे, मींस रेंज से आपको वापस एक रियल वैल्यू मिल जाएगी जिसको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर है? यस सर। ओके। अब देखो हमारे पास भाई कुछ फंक्शंस हैं, उनके ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे और ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो आपको बाद में पता भी होना चाहिए कैसे क्या हो रहा है इनमें, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास है आइडेंटिटी फंक्शन। भाई आइडेंटिटी फंक्शन में होता क्या है, देखिए सिंपल सा ही फंक्शन है। हमने कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा, कहां से, रियल नंबर से रियल नंबर पे। तो इस फंक्शन में ये बोल क्या रहे हैं कि भाई ये फंक्शन है, आपने x कोई भी यहां से उठाया, क्योंकि अभी हमारा डोमेन ये है और कोडोमेन ये वाला सेट है, दोनों सेम हो रखे हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोल रहा है अगर आपके पास f ऑफ x वापस से x, मीन्स देखो आइडेंटिटी का मीन्स क्या हुआ, जो नंबर आपने यहाँ पे रखा वही नंबर आपको आउटपुट दे देगा। मीन्स एक मशीन है ये फंक्शन जिसमें आपने x रखा और ये x को क्या कर रहा है, वापस सेम टू सेम दे रहा है आपसे। जैसे हम क्या करते हैं, फोटोकॉपी की जो मशीन है आपके पास, जैसा आप उसके ऊपर रखोगे वो उसकी वैसे की वैसे फोटोकॉपी निकाल कर दे देता है। तो यहाँ पे अगर आपने x रखा, ये वैसा का वैसा वापस दे रहा है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। मीन्स फंक्शन है वो आपके जो भी नंबर यहाँ पे रखोगे उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करता है, वो जैसा आपने रखा था वैसा का वैसा आपको वापस प्रोवाइड कर देगा, है ना। तो ये आपके पास f of x इज इक्वल्स टू x। देखिए हम कई बार ये बोल देते हैं y इज इक्वल्स टू f of x, इट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, और हम ये लिख रहे हैं f of x इज इक्वल्स टू x। तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं ना y इज इक्वल्स टू x है, y इज इक्वल्स टू x का मीन्स क्या हो गया, इसको इधर लेके जाइए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। क्लास 10th के अंदर आइए, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अगर आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर आप बनाते हो तो क्या आता है, वो एक स्ट्रेट लाइन, किए थे ना,
क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जी सर। ग्राफिकल मेथड था जिसमें, तो उस ग्राफिकल मेथड में जब हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे तो स्ट्रेट लाइंस आ रही थी। तो जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो यहां से भी हमें क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इट मींस अगर मैं आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात करूं तो आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है वो भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा आपके पास। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास, जी। अब देखो y इज इक्वल्स टू एक्स है, तो अगर आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हो तो भाई एक स्ट्रेट लाइन आती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और किस तरह से मिलेगी आपको, अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, x की जगह 1 रखेंगे y की वैल्यू 1, x की जगह 2 रखेंगे y की वैल्यू 2। तो इस तरह से चलती चली जाएगी वो स्ट्रेट लाइन, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ये आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स के लिए स्ट्रेट लाइन के लिए ग्राफ है, जो हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन का अगर आपसे कोई भी ग्राफ पूछ रहा है तो वो कुछ इस टाइप से आता है। क्लियर? अब देखो, अगर किसी फंक्शन का हमें ग्राफ पता है तो हम उस ग्राफ की हेल्प से उस फंक्शन के डोमेन और रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे होता है हम उसके बारे में और बात करते हैं। देखिए यहीं पे देखिए भाई, हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे था ना। अगर मैंने आपको ये ग्राफ दे रखा है और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ भाई इस ग्राफ के लिए डोमेन और रेंज कैलकुलेट कीजिए, मैंने आपको फंक्शन भी नहीं दिया है अभी कोई भी, और इस फंक्शन के लिए अगर मेरे को डोमेन कैलकुलेट करना है तो हम करते क्या है, देखिए फॉर डोमेन के लिए हम यहां से y एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। भाई आप y एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, और वो लाइंस ये देखना है कि भाई इस लाइन को कहां तक कट करती हैं, या कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ये कट नहीं करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि भाई कहीं से भी मैं अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो इस लाइन को कट नहीं करेगी? अगर y एक्सिस के पैरेलल हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या हमारी जो ग्राफ वाली ये लाइन है इसको कट करेंगी या नहीं करेंगी? करेगी सर। करेगी, बिकॉज लाइन भी तो हमारी इस तरफ चलती जा रही है। जैसे आप एक्स एक्सिस को इधर बढ़ाओगे लाइन और बढ़ जाएगी, वाई एक्सिस को बढ़ाएंगे लाइन इधर भी बढ़ती जा रही है और इधर भी बढ़ती जा रही है। तो आप जहां जहां तक जा रहे हो फॉर डोमेन आपको क्या करना है, ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये देखना है कि भाई कहां तक वो कट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे चाहे कितना भी आगे बढ़ते चले जाएं, या हमेशा इसको कट करती हुई जाएंगी, और ये अगर हमेशा इसको कट करती हुई जा रही हैं तो इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट रियल नंबर। ठीक है। और अगर रेंज के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर रेंज अभी हमने एक्स एक्सिस के लिए ड्रॉ की थी, अब हम y एक्सिस के लिए ड्रॉ करते हैं। y एक्सिस के लिए ड्रॉ करोगे तो आप यहां से देखो, बिकॉज जो y की वैल्यू आती है वो हमें देती है रेंज। तो हम ये देखते हैं कि y की वैल्यू कहां तक ये लाइन कवर कर रही है। तो इसके लिए हम इस तरह से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर ये लाइन से है, ये इस लाइन को जहां जहां तक कट करती हुई जाएंगी, मीन्स आपको लग रहा है कि भाई ये हमेशा कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे और वो हमेशा कट करेगी इसको, इट मींस इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट रियल नंबर, है ना। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास वो है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन में भी इन्होंने बोला कोई फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है, और कांस्टेंट का मीन्स क्या है, देखिए भाई
हम यहाँ पे c को कोई भी कांस्टेंट बोल रहे हैं, कांस्टेंट मींस कोई भी रियल नंबर है, ये मींस आप यहाँ पे x की जो मर्जी वैल्यू रखते जाओ, यहाँ की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 और x आप कुछ भी रखो, अब x की जगह मैं 1 रखूंगा तब भी यही रहेगा, f की जगह मैं 0.5 रखूंगा तब भी यही वैल्यू रहेगी, x की जगह मैं 2 रखूंगा तब भी यही वैल्यू रहेगी। मींस आप यहाँ पे तो चेंज करते जाओगे बट आपको जो रिजल्ट मिलना है वो हमेशा क्या आएगा, 4, कुछ भी अलग नहीं आता है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। और अगर कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात करें तो देखिए, आप जो मर्जी वैल्यू रखिए भाई, मान लीजिए y की वैल्यू c यहाँ पे है, कोई भी वैल्यू ले रखी है, अगर हमने 0 रखी तब भी इसकी वैल्यू यही रहेगी, अगर हमने x की जगह 1 रखा तब भी इसकी वैल्यू यही आएगी, अगर हमने x की जगह 2 रखा तब भी वैल्यू यही आएगी। मीन्स हम जितना आगे चलते जाएंगे इसकी वैल्यू इसी तरह से चलती चली जाएगी, और हम 1 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे तब भी आता जाएगा। इट मीन्स अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और भी सिंपल, हमने जब पहले 10th में जब पढ़ा है तो हमने ये पढ़ा था, y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है ग्राफ, एंड x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट क्या था आपके पास, पैरेलल टू y एक्सिस। क्यों है ना, ये तो काम हमने 10th में। जी सर। देखो अब तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को देख के अगर आपसे कोई ये पूछे भाई इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन के लिए आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे, तो जहां मर्जी तक करते चले जाओ भाई, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ये हमेशा कट करता जाएगा ऊपर वाली लाइन को। तो डोमेन तो क्या होगा इसका, कंप्लीट रियल नंबर। हाँ, रेंज बताना भाई क्या आएगी। अगर आप यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे तो क्या कट करेंगी ये इसको, देखिए लाइन को, नो सर, ओनली एक लाइन है जो ये y इज इक्वल्स टू सी वाली आएगी, यही कट करेगी ना इसको। यस सर। एक ही लाइन कट कर रही है, तो एक ही लाइन कट कर रही है तो इसकी रेंज में भी एक ही एलिमेंट आएगा, वो कौन सा, ये जो सी लिखा है वही, बस सी, और कुछ भी नहीं आएगा। तो ग्राफ जब आपके पास अगर सामने है ना, ग्राफ की हेल्प से भी हम ये पता लगा सकते हैं भाई इसका डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या होगी। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास होता है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शंस कौन से होंगे भाई, अभी तक जो हम पोलिनोमियल पढ़ रहे थे ना सिंपल वे में, वही हमारे क्या होते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। कोई भी फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर्स, उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे कब, अगर आपका वो कुछ फंक्शन इस टाइप का हो, जैसे हमने 10th के अंदर पोलिनोमियल डिफाइन की थी, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an और x रेज टू पावर n, जहां पे n जो आपके पास है पावर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रही है 2 3, और ये पॉइंट में कभी भी अगर आप पोलिनोमियल डिफाइन कर रहे हो तो उसकी पावर कभी भी पॉइंट्स में नहीं मिलेगी, वो कंप्लीट एक इंटीजर मिलेगा, और वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर। मींस x की पावर 0 हो सकती है जो यहाँ पे है x रेज टू पावर 0, देन 1 2 3 4 5 इस तरह से ऊपर चलता चला जाएगा इंटीजर में। पॉइंट्स में कहीं पे भी अगर आपको पावर दिखाई दे जाती है देन वो पोलिनोमियल नहीं होती है। जो a नोट a1 a2 और an, इनको क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट्स बोलते हैं। और ये सभी आपके पास क्या है, कोफिशिएंट जो हम ले रखे हैं ये आपके पास रियल है, रियल कोफिशिएंट रहेंगे, मींस रियल नंबर्स हैं ये सभी। और यहाँ से जो x बिलोंग कर रहा है वो कहां से ले रहा है नंबर, r से, तो x बिलोंग्स टू r। इट मींस x अगर r से वैल्यू उठा रहा है इस जगह से, तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो पोलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन है वो है कंप्लीट रियल नंबर। रेंज के बारे में हम अभी बात नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन की रेंज हम फंक्शंस को, जो हमें फंक्शन होगा गिवन में होगा उसके बाद ही बता पाएंगे क्या होगी। क्लियर।
Yes, sir. अगर आपसे क्वाड्रेटिक, जैसे आपने बोला था भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे सॉरी अभी हमने किया लीनियर वाला, तो लीनियर पोलिनोमियल के लिए तो ग्राफ भाई सिंपल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये तो y इज इक्वल्स टू एक्स वाला ही ग्राफ ड्रॉ किया मैंने। अगर आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसकी शेप हम बोलते हैं पैराबोला। ये कौन सी है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। Parabola. अगर आपके पास जो पोलिनोमियल है वो क्यूबिक है तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का रहेगा आपके पास, ये इधर और इधर ऊपर की तरफ निकल जाएगा सीधा। ठीक है, ये लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए उनके जो शेप्स हैं वो कुछ इस टाइप से रहेंगी। एग्जैक्ट ऐसे भाई वो पोलिनोमियल अगर आपके पास कुछ अलग दे रखी है तो ये लेफ्ट या राइट और अप या डाउन शिफ्ट कर सकते हैं तीनों ग्राफ। वो हमें जो फंक्शन गिवन होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कर लोगे इतना? Yes. बिकॉज अभी फंक्शंस की टाइप्स और बची हुई है।